हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा है, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में पब्लिश की गई है, उसी प्रैक्टिस सेट से आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 29। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हम लोगों ने एक बिल्कुल फ्री डेली टेस्ट सीरीज का आयोजन किया है, जो कि मिशन बिहार दरोगा 2023 के नाम से है। इसमें डेली आप लोगों को एक सेट प्रैक्टिस के लिए रात को 8 बजे मिलेगा, और फिर उसका डिस्कशन जो है वो रात को 9 बजे मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज, ये फ्री जो टेस्ट सीरीज होगा, इससे जुड़ने के लिए आप लोगों को दिए गए नंबर 9472092809 पर बिहार दरोगा लिखकर व्हाट्सअप करना है, और उसके बाद फिर आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि एल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। एल्बर्ट बिल था क्या? एक्चुअली भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों के जो न्यायाधीश हुआ करते थे उनके समान अधिकार प्रदान करने से संबंधित जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसी को एल्बर्ट बिल कहा गया है, क्योंकि जो जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था वो लॉर्ड रिपन के परिषद का एक सदस्य था जिसका नाम था पीसी एल्बर्ट। तो यह किसके शासनकाल में हुआ है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में लॉर्ड रिपन नहीं है। लॉर्ड रिपन की अगर बात कीजिएगा तो उसका टेन्योर जो था वो 1880 से लेकर 1884 तक था। लॉर्ड रिपन जो था उसको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता था। आपने एक नाम सुना होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसने लॉर्ड रिपन को भारत के उदारक की भी संज्ञा दिए थे। लॉर्ड रिपन की अगर बात करते हैं तो इसके कार्यकाल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, जैसे कि नियमित जनगणना 1881 में, अफगानिस्तान से संधि भी 1881 में, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था 1882 में, प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया था, हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी, स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव लाया गया था। ये सब जो घटनाएं हुई थी ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि चंपू शैली का वास्तविक प्रादुर्भाव कब हुआ था। तो चंपू शैली एक्चुअली गद्य और पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू कहा जाता है, और चंपू शैली का वास्तविक प्रादुर्भाव जो है वो 10वीं शताब्दी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? तो सर्वप्रथम लगाया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन इसने ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्राह्मणों को। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक जो है वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। फिर जजिया कर समाप्त करने वाला जो पहला मुगल शासक था वो अकबर था, जो कि 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। फिर आता है औरंगजेब, और औरंगजेब जो है वो 1679 में फिर से जजिया कर को लागू कर देता है। फिर 1720 में जो मोहम्मद शाह रंगीला था वो जय शाह के अनुरोध पर जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। नेक्स्ट है कि पल्लव जो है वो किनके सामंत थे। तो पल्लव जो थे वो सातवाहनों के सामंत थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सातवाहनों के। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था सिमुक, और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? तो विश्व की सबसे ऊंची जो राजधानी है उसका नाम क्या है? सुक्रे है। और सुक्रे कहाँ की राजधानी है? बोलेविया की राजधानी है, जो कि पश्चिमी मध्य दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोलेविया। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा से होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संवहनी वर्षा से होती है। संवहनीय जो वर्षा की उत्पत्ति होती है वो गर्म और आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होता है। नेक्स्ट है कि सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रण करने हेतु मिलाया जाता है। तो सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रण करने हेतु क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4
2H2O, जिसको क्या कहा जाता है, जिप्सम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिप्सम को सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रण करने हेतु मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुमकादार रूप में लावा का जमाव जो है वो क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बैथोलिथ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सुमेलित करना है, एक साइड राज्य दिए गए हैं और दूसरे साइड झीलों के नाम दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश किसके साथ मैच करेगा, कोलूरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। फिर महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। फिर तमिलनाडु लोकटक झील जो है वो तमिलनाडु में है, और लोकटक जो है वो तमिलनाडु में है और मणिपुर में, एक सेकंड, आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश की अगर बात करेंगे तो कोलूरू झील हो जाएगा। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। और पुलिकट कहाँ है, तमिलनाडु में है। क्लियर है। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है, तो वो कौन अलग करता है, पंबन द्वीप अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो होता है वो जो है वो आदम ब्रिज का हिस्सा है। आदम मतलब एम्स ब्रिज जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वो है, तो यहाँ पे कौन पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकानिन भी पादप हार्मोन है, कॉर्टिसोल जो है वो पादप हार्मोन नहीं है बल्कि एक एस्ट्रॉयड हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, एक एस्ट्रॉयड हार्मोन है जो कि तनाव के समय स्रावित होता है और विषम परिस्थितियों में लड़ने या फिर पलायन करने से संबंधित निर्णय लेने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि कर के अंतिम भार को कहा जाता है, तो कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है, इंसिडेंट ऑफ टैक्स यानी कारापात कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा हो गया, मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, राजीव गांधी औरंग, रायमोना, ये सब कहाँ स्थित है, सब जो है वो असम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी असम में स्थित है। नेक्स्ट है कि नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान को कब कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा, तो नासा का जो ओरियन अंतरिक्ष यान है इसको 2024 से कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2024। इसके तहत क्या है कि 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री और अन्य पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से बेमेल छांटना है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान पटना, बिल्कुल सही है। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्थान कोलकाता, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई जो है वो बेमेल नहीं है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सशक्त पुलिस बल यानी सीपीएफ जो है सीएपीएफ, केंद्रीय सशक्त पुलिस बल सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड प्रोटेक्शन फोर्स, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो यह जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग जो है वो किस युद्ध से प्रशस्त हुआ था, तो भारत में जो मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग है वो एक्चुअली तराइन के युद्ध से हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था उससे पराजित हो जाता है। फिर 1192 में मोहम्मद गोरी तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तराइन का युद्ध। नेक्स्ट है कि अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया था वो था, तो अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया था, अब्राहम लिंकन ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग की जिस मुगल शासक के काल में रहा वो था, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है वो अकबर के शासनकाल में था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था, 1556 से लेकर 1605 तक था। और अकबर जो था वो एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन को मलिक कफूर की प्राप्ति हुई थी। मलिक कफूर कौन था जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है? एक्चुअली ये किन्नर था और इसको गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन को मलिक कफूर की प्राप्ति हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात विजय के बाद। नेक्स्ट है कि आयुर्विज्ञान के इतिहास के निम्नलिखित 4 युगांतकारी घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटना घटी? तो सर्वप्रथम सबसे पहले क्या हुआ था? बाईपास सर्जरी, टेस्ट ट्यूब बेबी, प्लास्टिक सेल चिकित्सा और अंग प्रत्यारोपण। तो सबसे पहले हुआ था अंग प्रत्यारोपण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि अंग का प्रत्यारोपण हुआ था। नेक्स्ट है कि रक्त जो है वो ग्लूकोज स्तर पर समानता व्यक्त किया जाता है। तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो है वो समानता मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रदा प्रथा प्रारंभ हुई थी। देखिए, भारत में प्रदा प्रथा हो गया, जाति प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ये सब जितना भी जो कुप्रथा था ना, उस सब का शुरुआत जो हुआ है उत्तर वैदिक काल से हुआ है। उत्तर वैदिक काल में यानी कब? 1000 से लेके 600 BC तक, यही तो था उत्तर वैदिक काल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैदिक काल में। नेक्स्ट है कि मराठों का उत्थान। तो मराठों का उत्थान किसके काल में हुआ था? जो मराठा के संस्थापक थे शिवाजी, उन्हीं के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी के काल में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान यानी ग्रास कोर्ट में खेला जाता है? तो ग्रास कोर्ट में क्या खेला जाता है? विंबलडन ओपन खेला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विंबलडन ओपन खेला जाता है। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है उसमें अंत में जो ग्लूकोज होता है वो पाइरुविक एसिड में बदलता है। एक्चुअली जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, मतलब ग्लाइको का अपघटन जिसको कहते हैं, उसमें कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है, और इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, और इसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज के एक अंड से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऊर्जा जो है वो रिलीज होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाइरुविक एसिड में। नेक्स्ट है कि पल्मोनरी सिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है। तो पल्मोनरी सिरा जो होता है वो हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था फुसफुस सिरा जो होता है, फुसफुसीय सिरा। तो फुसफुसीय सिरा की अगर बात कीजिएगा तो वो शुद्ध रक्त फेफड़ा से बाएं आलिंद में पहुंचाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वो अंतस्रावी यानी इंडोक्राइन तथा बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन दोनों की भांति कार्य करता है? तो वो करता है अग्नाशय ग्रंथि। तो इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पैनक्रियाज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली तो कौन सी है? यकृत है, और दूसरी है पैनक्रियाज, जो कि एक मिश्रित यानी कि संयुक्त ग्रंथि है जो अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है कि मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। इनके अलावा भी कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब पुस्तक जो है वो किसकी है? स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से ध्यान रखिएगा, 1887 में बेलूर मठ की स्थापना और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट है कि अशोक का धम्म जो है वो किस पर जोर देता है? तो अशोक का धम्म जो है एक्चुअली शांति तथा जन कल्याण पर जोर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शांति एवं जन कल्याण। अशोक जो था वो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत किया था उसे ही उसके शिलालेख में क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है। नेक्स्ट है कि सरल आवर्त गति में त्वरण जो है वो समानुपाती होता है। तो सरल आवर्त गति की बात कीजिएगा तो त्वरण जो होगा वो विस्थापन का समानुपाती होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विस्थापन का। विस्थापन एक्चुअली किसी वस्तु की
जो इनिशियल पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट होता है, मतलब अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है, जो कि क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो पुनर्जन्म का विश्वास जो है वो हिंदू धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1952 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में किया था? तो यूनेस्को जो है वो विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना जो है वो बीजू पटनायक के नेतृत्व में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजू पटनायक। और यह पुरस्कार जो है वो विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट है, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, तो यह किस में कायांतरित होता है? किससे कायांतरित होता है? बलुआ पत्थर से कायांतरित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से गलत मिलान को छाटे। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन सही है, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट सही है, आंशिक दाब का नियम डाल्टन ये भी सही है, पीएच स्केल का नियम पियर्सन ये गलत है, क्योंकि पीएच स्केल का नियम का जो खोज है वो एसपी सोरेनसन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पीएच स्केल की अगर बात करते हैं तो पीएच स्केल पर किसी बिलियन का मान जो है वो 7 से कम रहता है तो वो बिलियन अम्लीय कहा जाता है, और 7 से अधिक होता है तो वह बिलियन क्षारीय कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति किसमें हो जाएगा? अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर, तो दक्षिण अंध महासागर में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भवभूति से जुड़ा नाम क्या है? तो भवभूति एक्चुअली संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे, और भवभूति से जुड़ा नाम जो है वो श्रीकंठ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीकंठ। नेक्स्ट है कि लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो लार ग्रंथियों के द्वारा टाइलिन नामक एंजाइम उत्पादित होता है। एक्चुअली लार में होता क्या है कि टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोस में तोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो वो क्या होता है? फैलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह फैलता है। नेक्स्ट है कि किसी बर्तन में पारे की एक बूंद का अब्रचंदक कैसा होगा? तो किसी बर्तन में पारे की एक बूंद का अब्रचंदक जो होगा वो उत्तल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल होगा। नेक्स्ट है कि उस चित्रकार का नाम बताएं जो मूर्तिकार भी था। यह बात कर रहा है किसकी? माइकल एंजोले की, जो कि इटली के एक चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पंचायतों की क्या है? त्रिस्तरीय ढांचा है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो अनुशंसा है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है कि लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? आप लोग ऐसे तो पढ़े होंगे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत संयम आंगेकर। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था। यह बात है 1969 की, जब लोकसभा विपक्ष के रूप में लोकसभा में राम सुभग सिंह और राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा को बनाया गया था। यहाँ आपसे लोकसभा पूछ रहा है तो राम सुभग सिंह होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? तो संयुक्त बैठक में विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक का मतलब होता है अनुच्छेद 108 के ही तो तहत
दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त बैठक का धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि संयुक्त बैठक जो होता है वो केवल साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयकों के मामले में ही बुलाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है? तो परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के होते हैं। एक बार एक्चुअली मीनू मसानी को नियुक्त किया गया था, उसी के बाद से ये कंटिन्यू ऐसा होता आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का गठन जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। यह समिति का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्षों का होता है और इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जो अंतर होगा वो पूंजी पर मूल्य हास्य के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार नदी कहाँ है? केरल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान यानी आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? आईएसओ का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 23 फरवरी 1947 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था? तो डायरेक्ट टू होम, जिससे कि टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकता जो है वो और ज़्यादा फुलफिल हुआ था, तो इसके लिए प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था? इनसैट 4A। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु अधिकतम भारी हो सकता है। तो कोई वस्तु जो है वो अधिकतम भारी कहाँ हो सकता है? निर्वात में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए वैक्यूम में क्या होता है कि उत्प्लावन बल जो होता है वो नगण्य होता है, जिसके कारण भार जो होगा वो अधिकतम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्वात में। नेक्स्ट है कि इनमें से गलत को छांटने के लिए बोल रहा है। कह रहा है मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णयुग शाहजहां, बिल्कुल सही है। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर, सही है। साहित्य का स्वर्णकाल अकबर, बिल्कुल सही है। चित्रकारी का उत्थान काल इल्तुतमिश, ये गलत है क्योंकि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों तक न देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? तो 40 वर्ष तक अगर किसी प्रजाति को नहीं देखा जाता है तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40। एक आप लोगों के संस्था का नाम याद होगा IUCN। IUCN जो है वो संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची जारी करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को अल्पना कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पना कहा जाता है। फर्श चित्रकला को ऐसे रंगोली चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत को कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है? आप लोगों को याद होगा अनुच्छेद 1। तो यही संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो क्या है? राज्यों का संघ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष जो है वो मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यह मुख्यतः जो है वो टैगा प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? एक्चुअली सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत स्थापित एक अनुसंधान और विकास केंद्र है, जिसकी स्थापना 19 फरवरी 1984 को तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उनके द्वारा किया गया था। और इसका मुख्यालय जो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का है वो इंदौर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदौर में।
नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। तो तिरंगा का जो डिजाइन है वो पिंगले वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगले वेंकैया के द्वारा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा तो प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं। भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नागरिकता की बात जैसे ही आती है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भारतीय संविधान के भाग 2, जिसके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन जो है वो किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसको कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन कहा जाता है लोकसभा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। और लोकसभा के गठन का प्रावधान जो है वो किस में है, अनुच्छेद 81 में है। और इसमें अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। फिर नेक्स्ट है कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, क्योंकि आप लोगों को याद होगा 22 मार्च 1912 का दिन जब बंगाल से अलग होकर बिहार प्रांत का अधिसूचना जारी किया गया था और उस बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 मार्च। नेक्स्ट है कि डुरंड रेखा जो है वो निम्नलिखित में से किस देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है। तो डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु को निर्वाण कहा गया है। तो महावीर की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी, राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था, मल्लराज सस्तीपाल के यहाँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में। अच्छा आपसे पूछ ले जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। इस सभी में से कौन परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। एक्चुअली देखिए रासायनिक परिवर्तन कहते किसको है, एक वैसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाएं उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पे खाना पकाना जो होगा वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि चांदी क्या है, चांदी एक विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक विद्युत सुचालक है। चांदी की चालकता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और क्योंकि यह जो है वो बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है और इसका परमाणु क्रमांक की अगर बात करते हैं तो वो कितना है, 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बिजली घर से सप्लाई की जाने वाले वोल्टेज को स्थिर करने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक्चुअली एक ऐसा उपकरण है जिसमें क्या होता है कि बिना विद्युत शक्ति को नष्ट किए हुए जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसके मान को घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जगह पर जी का मान जो होता है वो सर्वाधिक होता है। देखिए जी का मान अगर बात करते हैं तो भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा होती है उस पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। यहाँ ऑप्शन में नहीं है ध्रुवों पर, तो अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखिएगा तो अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर जी का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। देखिए जब भी किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर क्या है। तो सोडा वाटर क्या है, एक बिलियन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडा वाटर एक बिलियन है। बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कि जल एवं अल्कोहल क्या है। तो जल और अल्कोहल क्या है, ये एक्चुअली पूर्णतः मिश्रणीय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है।
एक्चुअली नमक क्या है, खनिज है जो मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से बना हुआ होता है और उत्पन्न होता है हैलाइड खनिज से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको एनिलन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संभावित करने के लिए तैयार किया जाता है? यह जो होगा वो होगा क्या, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। देखिए एक्चुअली कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है वो मुख्य रूप से उर्वरकों के घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसको नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो अमोनियम कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है? तो अमोनियम कार्बोनेट क्या है, नमक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH4 का होल 2 CO3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी हो गई, रेडॉन की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन का। रेडॉन के रासायनिक अभिक्रियता के कारण इसे प्राप्त करना दुर्लभ होता है, इसलिए इसको दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी जितनी भी उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो वायुमंडल में पाई भी जाती है। रेडॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 86 होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है, क्यों? क्योंकि भाप जो है वो अधिक ऊष्मा प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिथिला रामायण लिखने का श्रेय जो है वो दिया जाता है। तो मिथिला रामायण लिखने का श्रेय जो है वो चंदा झा को दिया जाता है, जिनका मूल नाम जो है वो चंद्रनाथ झा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंदा झा। नेक्स्ट है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो धीरज सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी धीरज सिंह ठाकुर को। नेक्स्ट है चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी कब? 2006 में, और इसके कुलपति किनको नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? अभी 2023 में ही बनी है। उनका रैंक था 545वां और उनका नाम क्या था? तेंजिंग यांकी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। और अगर आपसे पूछ दे कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है, तो वो कौन है? किरण बेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का प्रसिद्ध राजगीर में 1 माह तक चलने वाले राजकीय मलमास मेला कब शुरू हुआ? देखिए मलमास मेला जो होता है वो प्रत्येक 3 साल पर राजगीर में लगता है, और उसी दौरान आप लोग सुने होंगे कि जो वहाँ शाही स्नान है उसका विशेष महत्व होता है कि मलमास मेला में लोग जाकर राजगीर नहाते हैं। मलमास मेला का शुरुआत जो है वो 18 जुलाई 2023 को हुआ था और इसका समापन जो है वो 16 अगस्त 2023 को हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 18 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो गुजरात राज्य में हिरासर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात। नेक्स्ट है कि 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर जो बने हैं वो कौन बन गए हैं? विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, ये सब जो हैं वो 500 मैच खेल चुके हैं। नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में किस देश ने प्रथम रैंक हासिल किया है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में प्रथम रैंक जो है वो आइसलैंड को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड। और इसमें भारत का रैंक कितना था? भारत का रैंक है 126 और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है?
तो मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम जो है वो JUQ-2 कैरियर रॉकेट दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह किसने बनाया है? भारत ने बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आप लोगों को याद होगा 12.2 ओवर में कितना 100 रन बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। चंद्रयान 3 का लैंडर स्पेस क्राफ्ट से किस तिथि को अलग हुआ है? तो वो अलग हुआ है 17 अगस्त 2023 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित हुए SCO शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो SCO शिखर सम्मेलन का जो थीम था वो था सुरक्षित SCO। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है मैरी कॉम को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मैरी कॉम। मैरी कॉम जो हैं वो मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। इनको 2006 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, 2013 में पद्म भूषण दिया गया और 2020 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट है कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो बांग्लादेश ढाका में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, जिसका थीम था शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सौरभ गांगुली को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा का संबंध किस चक्रवात से है? आप लोग एक चक्रवात का नाम सुने होंगे मोचा चक्रवात, जो कि कहाँ आया था? म्यांमार में। और यही मोचा चक्रवात से प्रभावित जो भारत के लोग थे उनको बचाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोचा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया बनाया? उसका नाम रखा गया है माया। तो यह किसके द्वारा बनाया गया है? चीन के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चाइना के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है वो 2025 तक रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2025 तक। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।